नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज 1 फरवरी है। साल 2023-24 का आम बजट पेश होने वाला और निर्मला सीतारमण इस समय पहुंच चुकी है। तस्वीरें स्क्रीन पर लाइए, तस्वीरें दिखाइए। निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ संसद भवन पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें डीडी न्यूज के सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 फरवरी 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट साबित होगा। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और अब से थोड़ी देर के बाद यानी लगभग 55 मिनट बाद बजट पेश होगा। यानी मोदी सरकार का बजट पेश होगा, जिस पर निगाहें टिकाकर पूरा देश इस समय बैठा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े पटल पर यानी संसद में 11 बजे यह बजट पेश होगा, जो सरकार के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और साल 2024 में लोकसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी संपूर्ण बजट होगा और लिहाजा सरकार बेरोजगारी से लेकर महंगाई, विकास, सुरक्षा जैसे चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखेगी और उसको प्रमुखता से जगह देगी। ऐसे में देशवासियों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को हकीकत में बनाने के लिए बेशक थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मगर जीडीपी की ग्रोथ रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी की उम्मीद हिंदुस्तान की आवाम के सपनों को नई ऊंचाई देगी और अर्थव्यवस्था को जान में डाल देगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद बजट पेश होगा। संसद भवन पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ और वो बजट पेश करने की तैयारी होगी। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जो अभी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, तस्वीरें देखिए। निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कई मुद्दों पर अहम बातचीत होगी और खासकर कई तरह की तैयारियां की गई हैं। और खासकर लोकसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वे, जिसके मुताबिक साल 2023-24 में 6.5% रहने का अनुमान है। लेकिन इस देश में इस वक्त आम बजट को लेकर आम लोगों की राय है, अलग अलग लोगों की राय है। मैं आपको अलग अलग जगह लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों की उम्मीदें इस समय हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में छूट की मांग है। क्या मिडिल क्लास पर मेहरबान होगी मोदी सरकार? इस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा है और 11 बजे के आसपास से लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठेंगे। 2 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, मंजूरी ली और उसके बाद में दूसरी तस्वीर आप संसद भवन की देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तस्वीरों के बहुत मायने। आज ये 2 तस्वीरों के इर्द गिर्द पूरा दिन रहेगा। पूरा दिन ये खास रहने वाला है कि देशवासियों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। चूंकि ये सरकार, खास तौर से मोदी सरकार का यह इस साल का आखिरी बजट होगा। 2024 में आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव को रखते हुए ध्यान में, उसके मद्देनजर कई तरह की तैयारियां होगी। वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होगा, क्या खास होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लगातार हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि निर्मला सीतारमण की नई रिवायती आयकर व्यवस्था में क्या घोषणा हो सकती है, जिसमें कम से कम दरें पेश की गई हो। नई व्यवस्था के तहत किस तरह की तैयारी होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। टैक्स में कितना छूट मिलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, बिजनेसमैन हो या तमाम जो बिजनेस सेक्टर हो, उसका नजर इस समय लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी हो रही है। महेश वर्मा बीजेपी प्रवक्ता इस समय मेरे साथ जुड़ गए। महेश जी, आज आपके लिए, आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है। देश के लिए, हम सबके लिए, और देश में एक बजट के जरिए जो है पूरे देश का एक जो विकास मॉडल है, सरकार की नीयत, नीति और उसकी सोच और समझ और देश के प्रति जो एक कमिटमेंट है, इसकी जो सत्तारूढ़ सरकार है, निश्चित रूप से एक झलक है। पूरे साल जो है इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए या इस बजट के जरिए जो है निश्चित रूप से हम उस तरफ जाते हैं जिस तरफ हमें एक जनादेश मिला होता है। उससे हम ये सोचते हैं कि भाई हम जनता के प्रति जो एक संकल्प लेकर आए थे संसद में, निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं ये प्रकटीकरण होता है। इसको कहीं न कहीं
हमें ये समझना होगा कि ये सरकार जो है पहले से ज्यादा इस बात को लेकर निश्चिंत है कि हमारे पास जो है आज एक फॉरेक्स का विशाल भंडार है। हमारे पास हम कहीं जो है 6% के आसपास जो है महंगाई दर रोकने में कामयाब रहे हैं। ये वही देश है, आप सरफराज जी याद करिए कि 2014 में के पास 14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाले जो है देश के महान देश क्या कहिए दुनिया के महान अर्थशास्त्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम। और आज वही देश है कि 40 लाख करोड़ के आसपास हम जो है अनुमानित खर्च के साथ देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। महेश भाई एक चीज और मुझे समझाइए। एक तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कई बड़े स्टेट शामिल हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। आपकी सरकार किस तैयारी के साथ कोविड के बाद ये बजट पेश करने वाली है? कुछ हमारे दर्शकों को हिंट दे दीजिए। देखिए, मैं फिर आपसे ये दोहराना चाहूंगा कि सरकार देश आज सामर्थ्य स्थिति में है। देश में जितनी जो अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है उससे अपेक्षा जनता करती है। और मैं ये समझता हूँ कि जनअपेक्षा पर खरा उतरना मोदी सरकार जो है इसकी प्राथमिकता है। ठीक है, सरकार जो है ये तय कर चुकी है कि जो बजट अभी तक 75 साल में कुछ नहीं मिला है उन तक हम पहुंचाने के लिए किस तरह की योजना को ले आए। इस बजट में आपको एक बात मैं एकदम दुरुस्त कर देना चाहता हूं कि ये बजट इस बार जो है ऐसा होगा जिसमें कि लोगों को जो एक लाभ पहुंचाने का जो हमारा दृढ़ निश्चय है, जो प्रण प्रतिष्ठा अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से जिसका अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था, उसके तहत जो है ये देश में जो है पहली बार ऐसा होगा कि बजट को जो है हम लोग उस तरह से रखेंगे कि जैसे अगले 10 साल तक ये देश। महेश भाई, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ रत्नेश मिश्रा भी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। रत्नेश जी, कांग्रेस तो पूरी टकटकी लगाई बैठी है कि इस बजट में किस तरीके से खामियां निकाली जाएं। देखिए सरफराज जी, हम खामियां निकालने के लिए टकटकी लगाए नहीं बैठे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सरकार क्या वास्तव में देश के हित के लिए बजट पेश करेगी या बस केवल झुंझुना पकड़ा के निकल जाएगी। वही मैं कह रहा हूं, जो झुंझुना का आप जिक्र कर रहे हैं वो खामियां ही होती हैं। रत्नेश जी सरफराज जी, बिल्कुल। देखिए, अगर झुंझुना पकड़ा के निकलेंगे तो विपक्ष का ये कर्तव्य होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि हम सरकार की जो कमियां रहेगी उसको सरकार के सामने रखें और जनता के हित में उससे विधायन कराएं। देखिए, ये 2023 का बजट तो अभी वित्त मंत्री महोदय 11 बजे से प्रेजेंट करेंगी। आशा करता हूं कि उसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए इस बार अच्छा बजट आए। आशा ही कर सकते हैं, बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, हम जब भी नए बजट की बात करते हैं सरफराज जी, तो जो इसके पिछला बजट होता है सरकारों का। रत्नेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे सहयोगी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। त्यागी जी, मोहित जैन साहब आपके साथ हैं, उनसे जरा पूछिए कि मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इस समय बजट से क्या उम्मीदें हैं। नमित। देखिए, बिल्कुल सरफराज जी, पीएचडी चैम्बर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ एमएसएमई कमेटी के चेयर मोहित जैन जी हैं। मोहित जी, सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इसके अलावा बात करें तो पिछले 2 साल में जो कोविड की महामारी रही है, क्या उससे एमएसएमई सेक्टर उभर पाया है? और जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है उसमें भी एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मदद करता है। इस बार के बजट से क्या इस सेक्टर को मिलने वाला? हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने सजेशन दी हैं सरकार को, जैसे कि एमएसएमई जो नए आ रहे हों उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स के लिए, कि वो जब अपना नया कारोबार शुरू करते हैं तो उसके लिए, जैसे घर के खरीदने के लिए आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो हमने सरकार से इस बार दरख्वास्त दी है कि वो इस स्कीम को एमएसएमईज को जो नए आते हैं उनके लिए, ये जो कोई वो अपना एसेट बेचते हैं तो उसके लिए उनको माफ़ी की जाए टैक्स की, सो दैट कि वो अपने एसेट्स लगा के नए कारोबार शुरू कर सकें, जिससे नए एमएसएमई आए, नए एम्प्लॉयमेंट आए। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बार हमारी ये दरख्वास्त को होप करते हैं कि इसके ऊपर कुछ ध्यान देगी।
दूसरा सवाल था मेरा, क्योंकि कोविड काल से देश गुजरा है, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं रही थी, तो क्या उसकी भरपाई हो चुकी है? और इस बार के बजट से जो कोविड काल में देश की आर्थिक स्थिति गुजरी है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है एमएसएमई सेक्टर को? हम पूरी आशा करते हैं कि सरकार कोई नया स्टिमुलस देगी एमएसएमई को। हम देख सकते हैं कि जीएसटी के जो नंबर आ रहे हैं कि उसमें तीसरी बार जो कलेक्शन हुई है 1,50,00,000 से ऊपर हुई है, तो हम आशा करते हैं कि स्टिमुलस सरकार डेफिनेटली देगी। और जैसे भारत एमएसएमई को देखा जाता है कि चाइना के साथ हम compete करें और नेक्स्ट बढ़ती हुई इकोनॉमी आ रहे हैं, तो हम पूरी आशा करते हैं कि सरकार एमएसएमई के लिए, क्योंकि आज की डेट में एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो साथ में सर्विस भी है और ट्रेड भी है, तो हम आशा करते हैं कि सरकार इन सब तीनों सेक्टर्स को कुछ स्टिमुलस देगी जिससे हम आगे बढ़ सकें। नमित, युवा देश में बड़ी तादाद में है, रोजगार की बहुत उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि सरकार इस समय युवाओं को कुछ बड़ा तोहफा देगी? पूछिए जैन साहब से। देखिए मोहित जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है, क्योंकि युवाओं का हमारा देश है, युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में बेरोजगारी भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। पिछले कोविड काल की बात करें तो क्या सरकार उन युवाओं को रोज़गार देने के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी को ओपन कर सकती हैं, या फिर इस क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे युवाओं को रोज़गार मिले? मैं इसी बारे में कह रहा था कि जो सरकार को हमने किया है कि ये नए युवा आ रहे हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, कि वो अपने जो कारोबार छोटे छोटे शुरू करें, उसके लिए सरकार उनको कोई टैक्स बेनिफिट दे कि भाई 3-4 साल के लिए उनको कोई टैक्स ना देना पड़े अपनी इनकम के ऊपर, या उनको जो एक परमिशंस हैं लेने के लिए, जो कंप्लायंसेस हैं वो बहुत इजी करें, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री आ रही है। तो हम इसी के लिए हमने जो इनको सजेशन दी है सरकार को कि वो ऐसे लेके आए जो ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं वो अपने सेल्फ मेड अपने आप को बना सकें। मोहित जी, एक सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको अपना काम धंधा शुरू करने के लिए लोन लेना पड़ता है, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 6% के पार पहुंच गया। तो ऐसे में अगर जो लोग लोन लेते हैं अपने रोजगार को शुरू करने के लिए, उनको तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो आखिर कैसे करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। इसलिए जो मैं पहले ही कह रहा था कि क्योंकि जो छोटे कारोबार शुरू करते हैं वो शुरू करने के लिए पैसे, लोन्स या तो फैमिली के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, और क्योंकि या अपने छोटे एसेट्स बेचते हैं। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि इन सब के लिए सरकार उनको जो स्कीम है, लोन भी अगर लेते हैं तो उसका जो मोरेटोरियम है, जो उनको छूट हो, वो मोस्टली 1 साल से ऊपर देते नहीं। तो हमने सजेशन किया कम से कम 2-3 साल तक उनको अपना प्रिंसिपल जो है वो नहीं वापस करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी कैप करना चाहिए। जैसे उन्होंने गवर्नमेंट जो गारंटी स्कीम निकाली थी उसमें 8% से ऊपर उन्होंने गारंटी किया था कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जो हम सजेशन हमारी यही है सरकार को कि वो इसी तरह जो न्यू यूनिट आते हैं उनको जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोल करके रखें, ये नहीं हो जो ये बैंक रेट और वो है उनको 8-8.5% से ऊपर जाने ना दें, उसको रोके जैसे उन्होंने गारंटी स्कीम में किया। लेकिन पिछले 9 साल की बात करें तो जो मिडिल क्लास है उसके हाथ अभी भी खाली हैं, जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको लगता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होना है, क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 2 का आखिरी बजट है, ऐसे में क्या मिडिल क्लास को उस इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत सरकार दे सकती है? आशा तो रखते हैं जी, आता है क्या है अब देखते हैं। तो देखिए सरफराज जी, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ये, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार मोदी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में देश की उम्मीदों का बजट भी आएगा। इससे पहले निर्मला सीतारमण कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होंगी। तमाम बड़े नेता इस समय संसद पहुंच चुके। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी पर उम्मीदों पर खतरा रहेगा, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री ने कहा है। और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह भी संसद पहुंच चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं, अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के साथ राज्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और ये तस्वीरें आज की मायने में बहुत ज्यादा खास है। और इसी तस्वीर पर
सबकी नजर टिकी हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं बजट की, एबीसीडी न्यूज इंडिया पर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं साल 2023 का बजट क्या खास होगा, क्या बदलाव होगा, क्या कुछ होगा, वो तस्वीरें आज आपके सामने हैं। आज 1 फरवरी है, जैसे मैंने बताया बजट का दिन है। पूरे देश को उम्मीदें हैं। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। महेश वर्मा लगातार बने हुए हैं, रत्नेश मिश्रा जी लगातार हमारे बने हुए हैं। महेश जी, कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में बहुत खास तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, खास तरीके से कुछ रणनीति कैबिनेट में क्या बनेगा, देशहित में बनेगा, जनहित में बनेगा। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर तो कोई शंका जाहिर करने का कुछ सवाल नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज बजट को लेकर जो आपके दर्शकों के सामने हमें रखना चाहिए वो ये है कि सरकार जो है जब बजट पेश करेगी तो वो किस मायने में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रत्नेश जी, देश की जरूरत है। सरफराज भाई, दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पहला तो इसका आर्थिक पक्ष है, दूसरा इसका सामाजिक सुरक्षा है जी। तो सवाल यह है कि आज की डेट में सोशल सिक्योरिटी जो हमारी सामाजिक सुरक्षा के ऊपर जो है अभी तक 8 साल के अंदर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास हमने और उससे देश मजबूत हुआ। हमारे देश की जनता जो हॉस्पिटल में रहती थी, बीमार रहती थी, जो घरों में कहीं सड़ गल रहे होते थे, जो कहीं भूखमरी के अभाव में दम तोड़ रहे होते थे, जिनको कहीं इज्जत घर नहीं मिलता था, जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, जिनको मकान नहीं मिलता था, जिनको रोड नहीं मिलता था, वो कमोबश आज जो है कहीं उनको ये सब चीजें नसीब हो रही। ठीक है, मनीष जी मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल मनीष जी मेरे साथ बने रहिए। दीपक राय जी अर्थशास्त्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, आज के इस बजट से देश के हर तबके को उम्मीद है, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, कि उनको क्या छूट मिलेगी, और खासकर महिलाओं का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए, सभी को उम्मीद हर साल होती है बजट से। युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ आज जो बताया वो चुनौतियां जो है, सबसे बड़ी चीज़ रोजगार की। आज जो बेरोजगारी की फिगर है 23 करोड़ जो एक्सपेक्टेड वो फिगर्स है, वो सरकार के लिए समस्या, युवा भी जो है उससे जूझ रहे हैं। तो सरकार के लिए मतलब इस बजट से सबसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे कितने नए इंडस्ट्रीज आएंगे, गवर्नमेंट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कितना रिफॉर्म्स लाएगी और भी कितने रिफॉर्म्स लाएगी, जिससे जो है इंडस्ट्रियल जो वो है सेटअप्स हैं वो बढ़े, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़े, उस पर गवर्नमेंट को काम करना होगा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा, अभी जो आप कोर 8 सेक्टर्स हैं उनमें 7.4 की आपकी ग्रोथ हुई है, तो सब में काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक कॉन्क्रीट जो है, जो फिगर चुनौती है बेरोजगारी की, उस पर और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ से आपको इकॉनमी की रफ्तार मोमेंटम तेज होने के चांसेस हैं वो होती रोजगार से होगी, डिमांड क्रिएट होगी, उससे और भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी और भी सप्लाई साइड बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चुनौती है कि वो रोजगार पे ध्यान दे और युवाओं को भी इस पे ध्यान देना होगा। दीपक जी एक चीज और समझाइए, खासतौर से हमारा देश युवा है और लगातार हम न्यूज इंडिया ये रिपोर्ट दिखाता रहा है कि पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना के आसपास हम हैं। क्या इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार इस बजट को पेश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है? सही बात है कि देखिए युवा जो है बहुत बड़ा एक तरह से एसेट है, हमारे जो युवा सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा एसेट है। तो गवर्नमेंट भी उस पर रिलाई कर रही है, गवर्नमेंट भी उसके लिए एक तरह से एसेट मान के चल रही है। तो गवर्नमेंट की योजनाएं भी जो है उसी मतलब सिंक करके चल रही है कि जो हमारी युवा शक्ति है वो एक बहुत बड़ा एक ताकत है, एनर्जी का पूरा भरा हुआ है। और गवर्नमेंट भी विश्वास एक जगाने की कोशिश कर रही है पूरे भारत में। और जो फिगर्स में आप देखिए हर जगह पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सुस्ती है, हमारे यहाँ जो एक तरह से बहुत यदि ताकत, हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा वर्ल्ड जो है पूरा प्रोजेक्शन इंडिया का वो भी आगे कर रहा है कि नहीं, इंडिया बहुत फास्ट मूविंग होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगी। तो क्योंकि इसके नंबर्स जो है बहुत स्ट्रांग है और केवल नंबर से स्ट्रांग नहीं है। दीपक जी आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, स्क्रीन पर लाइए। बड़ी खबर क्या है इस वक्त की? बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में देश की उम्मीदों का बजट आएगा। अब से लगभग 40 मिनट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद में बजट पेश होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। खास बड़ी बातें आखिरी पूर्व बजट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं देश को, सरकार को और आम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा टैक्स पेयर की सबसे ज्यादा नजर रहती है उसमें किस तरह का बदलाव मिलेगा।
8 साल से टैक्स की सीमा बढ़ाई गई है और इस बार टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होगा? ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय संसद भवन पहुंच चुके हैं। जितेंद्र सिंह उनके साथ चल रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहा हूं, दूरदर्शन के सौजन्य से, डीडी न्यूज के सौजन्य से ये तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें दीपक जी बहुत खास हैं और इस तस्वीरों पर पूरे देश की नजर भी टिकी है। जी हाँ, सही बात है। देखिए, जो तस्वीरें हैं सभी एक एक आदमी में, चाहे आप मोदी जी को देखिए, चाहे जितेंद्र जी को देखिए, चाहे आप सुरक्षा कर्मियों को भी देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ एक आत्मविश्वास जो दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे देश का जो है एक तरह से मूड है। वो जो है बजट के थ्रू भी आता है। हमारे नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, हमारी जो वर्ल्ड की जो ओपिनियन है वो भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे उसमें इंडिया के फेवर में जा रही है। तो सब देखिए, एक एम्बियंस जो होता है वो तो बहुत अच्छा है। बजट क्या आएगा ये तो आने वाले अभी 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो एक तरह से ट्रीजर जो कल आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो जहाँ पे बात होती है महंगाई, बेरोजगारी, एक थोड़ा सा नेगेटिव वो है, लेकिन सबसे बड़ी अगर आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, तो बीजेपी के काल में क्या हुआ है, जो महंगाई दर जो हमेशा ग्रोथ रेट से कम रही है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। उन्होंने काम किया है, लेकिन महंगाई पे शायद उतना काम नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा उन्होंने ग्रोथ रेट को, महंगाई को जो है हमेशा ग्रोथ रेट के नीचे रखा है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वो है। तो शायद अगर एक्सपेक्टेशन कीजिए तो मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास में जो टैक्स स्लैब जो है वो 9 साल से जो नहीं उसमें चेंज होने की पूरी कोशिश है। और जहाँ भी लगता है, जैसे आप हेल्थ प्रीमियम लीजिए तो उस पर भी 18% की जीएसटी है, शायद उस पर भी कम करके डिस्पोजेबल इनकम जो है मिडिल क्लास को देना होगा, शायद उस पर गवर्नमेंट का काम करने की कोशिश। आशीष श्रीवास्तव इस समय स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। आशीष जी, इस बजट से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। बिल्कुल, हर भारतीय को उम्मीद होती है, हर साल बजट आता है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से इस बजट में? जी, सरकार से उम्मीद, सरकार ने जिस तरीके से थीम दिया है डिजी ऑल, तो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस अपने थीम पे, जैसे आत्मनिर्भर भारत का थीम दिया है, तो वो उस पर अभी सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं। उसी तरीके से अगर डिजी ऑल का थीम दे रहे हैं 2023 के बजट को, तो हमें उम्मीद है कि सरकार उस पर काम करेगी। डिजी ऑल का मतलब है कि कनेक्टिविटी, और अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो कनेक्टिविटी पे कोई काम नहीं हो रहा है। डिजी ऑल बोलना, एक थीम देना एक अलग बात है, बट कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा जब भी हम डिजिटल पे लेके जाते हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स के थ्रू हो या डिजिटल सिंपल कनेक्टिविटी से। रूरल इंडिया में अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि स्मार्ट मीटर्स का जो सिस्टम सरकार चाहती है इम्प्लीमेंट कर पाना, वो नहीं कर पा रही है, बिकॉज उसमें उनका विजन भी नहीं दिखता है। तो वो हम डिजिटल इंडिया की बात करें या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम वहां से पहुंच जाते हैं कि 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे, अब 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। तो ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहाँ पे हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं चाइना से? तो जब वो फेल हो गया तो उम्मीद करते हैं कि जो आज बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जी, उसके बाद एक विजन भी देंगे कि वो उस बजट को, डिजिटल ऑल वाले थीम को कैसे पहुंचेंगे अपने इस पे। महेश जी को स्क्रीन पर लाइए। महेश जी को स्क्रीन पर लाइए। महेश जी, आपने सुना आशीष जी को, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। उनको, आशीष जी को हो सकता है कि पूरी जानकारी ना, जानकारी के अभाव में कल राष्ट्रपति, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर लाया हूं, उनको जानकारी दीजिए। नहीं, अगर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जो संसद में दिया गया है सही तरह से कहीं अगर पढ़े और ध्यान से देखे होते तो ये सब जरूरत, पहली बात। दूसरी बात, सरफराज भाई, ये चीज समझने की है कि 8 साल से ये सरकार इस बात पे कामयाब रही है कि हमने, जितनी हमारी कमाई है, जितना हम बजट पेश करते हैं, जितना हम कहीं लोगों के, देश के सामने जो रखते हैं, वो हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करके और देश के ऊपर खर्चा करते हैं। आज 32 लाख करोड़ का बजट हमने पिछली बार पेश किया, आज 40 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं। देश का सामर्थ्य बड़ा है, इसमें कोई डाउट और इसमें कोई संशय और इसमें किसी तरह का उंगली उठाने और सवाल करने की जरूरत नहीं। अब रही बात कि किस सेक्टर की प्राथमिकता जो है किस तरह से तय करनी है, ये सरकार की जो जिस तरह की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि कोरोना में अगर 80 करोड़ फैमिली को, गरीब को अगर हम खाना नहीं देते तो मर जाते, तो हमारी प्राथमिकता वहाँ थी। वैक्सीन नहीं देते तो लोग मर जाते। आज कहीं विश्व में हम 10वें पायदान से 5वें पायदान की मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ गए हैं और चाइना से शिफ्ट करके अब पूरा विश्व इंडिया की तरफ आ रहा है। तो मेरे विपक्ष के जो मित्र हैं उनसे सिर्फ इतना ही मैं निवेदन करता हूँ, ये देश आपका है। विपक्ष के मित्र जो है बदनाम करने की नीयत से कोई भी काम ना करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था को
कहीं नुकसान पहुंचे। ठीक है। देश में और दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है और इसका क्रेडिट अगर जाता है सरफराज भाई जी, तो हम और आपको भी जाता है। मैं अश्विनी राणा जी के पास कभी जाऊंगा, अपने लेकिन देश उससे की पहले रत्नेश मिश्रा कुछ कह रहे हैं। रत्नेश जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सरफराज भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें। लीजिए लीजिए। देखिए, जब हम किसी भी सरकार का बजट देखते हैं तो उसका जो पूर्ववर्ती बजट होता है उसमें सरकार ने जो कहा था उसके लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया ये भी हमें देखना चाहिए। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा था कि हम युवाओं को 60 लाख रोजगार देंगे। ठीक है। कहाँ है कुछ पता नहीं है। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा था कि हम ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव और रसायनों का छिड़काव करवाएंगे और ड्रोन से कृषि भूखंडों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसी के पास कोई उसका डेटा नहीं है। तीसरी बात वित्त मंत्री महोदया ने पिछले बजट में कही थी कि हम पीएम गति शक्ति एक कार्यक्रम चलाया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने 7 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए कहा था कि यहाँ पर काम करेंगे। मुझे नहीं पता कि आज लॉजिस्टिक अवसंरचना में कितना काम हुआ है, आज जल मार्गों के विकास में कितना काम हुआ है, आज विमानपत्तन में कितना काम। हाँ, विमानपत्तन में काम हुआ है। आपने बंदरगाहों को और एयरपोर्टों को अडानी को बेच दिया है। चलिए, आपने कितना बनाए, नए कितने आपने डेवलप। दूसरी बात सरफराज जी, हाँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया। रत्नेश जी, मैं आपके 10 सेकंड रत्नेश जी, सरफराज जी 10 सेकंड हाँ प्लीज। 10 सेकंड। अब देखिए रत्नेश जी, मेरे पास चूंकि एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा और महेश भाई से भी इस सवाल के जवाब लूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर लाइए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके अलावा 11 बजे ठीक अब से 30 मिनट बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अब से ठीक 30 मिनट बाद हिंदुस्तान का बजट पेश होगा। कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और कैबिनेट की मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के होम मिनिस्टर से लेकर तमाम मंत्री मौजूद है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत मायने रखती हैं। 4 तस्वीरें और इसके इर्द गिर्द आज का पूरा दिन इसी पर रहने वाला है। ये तस्वीरें बेहद खास है। लाल साड़ी, लाल टैब में इस वक्त आपको देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी नजर आ रही हैं और ये ठीक 30 मिनट बाद देश का बजट पेश करेंगे। उस बजट से देश के हर तबके को उम्मीद है, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर तबके को उम्मीद है। बिजनेसमैन की नजर भी है और लगातार लोग इन तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक के बाद बजट पेश किया जाएगा। बजट को मंजूरी दी जाएगी और ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन जाते हुए, ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। बजट से पहले शेयर मार्केट में तेजी से उछाल हुआ है। कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव होंगे। ये तस्वीरें बहुत खास है। शेयर बाजार में तेजी के साथ बढ़त हुई है बजट से पहले, ये मार्केट में दिखा रही है। इसके मायने क्या है दीपक जी? वो इंडिकेटर था तभी 500 प्लस पॉइंट आगे बढ़ा है। वो आज मॉर्निंग से ही ओपन हुआ है, तो ये करता है कहीं के इंडियन इकोनॉमी की जो एक तरह से एक वेलकम करता है शेयर मार्केट, जो इसके मूड को, एम्बियंस को देख के, तो कहीं कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत मजबूत है। आत्मनिर्भर भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल आगे बढ़ता है और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा है। चूंकि हर तबके को, हर खास वर्ग को उम्मीद है इस बजट से। लगातार मैं आपको ग्राउंड पर ले जाने की कोशिश करूंगा, अपनी टीम से कहूंगा कि कनेक्ट करें। तमाम जो बड़े स्ट्रेट हैं उन जगह पर लगातार लोग ये जानने की कोशिश करें कि बजट में क्या खास होगा। मैं आपको सीधा लखनऊ लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी शेखरानंद त्रिवेदी इस समय बजट ड्रेस में नजर आ रहे हैं, बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। शेखर, क्या उम्मीदें आपको इस बजट से और क्या आपके आसपास लोग कह रहे हैं?
बिल्कुल सरफराज, जब हम लोग साथ में होते हैं तो खुशी अपने आप बढ़ती है और न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को भी आज बजट से भी खुशी मिलेगी। और हमारे साथ जो इस समय हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां लखनऊ के बड़े व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हम इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले संजय गुप्ता जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय जी बताइए कि ये जो बजट आ रहा है इससे किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल को आज के इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि देश का व्यापारी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से बहुत परेशान है, तो आज ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी वित्त मंत्री जी लागू करेंगी, रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी लागू करेंगी, साथ ही साथ शहरों की सभी प्रमुख बाजारों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना शुरू करेंगी और सभी व्यापारियों के लिए जो जीएसटी देते हैं कम से कम उनके लिए तो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आज लागू किया जाएगा। जीएसटी को सरल करने की बात आएगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। देश के 8 करोड़ व्यापारी 40 करोड़ वोटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और जो भी सरकार बनती है वो व्यापारियों के वोटों से ही बनती है। तो मुझे लगता है कि तो आज ये हेल्थ सेक्टर को लेकर के व्यापारियों की खास चिंता है। अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी, किस तरीके की उम्मीदें और खास तौर से जो ट्रेडिंग में जीएसटी आने के बाद से और इनकम टैक्स को लेकर के ये जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बजट जो है इस बार का जो है आम आदमी का और आम व्यापारी का बजट होना चाहिए, क्योंकि बार बार पिछले 2014 के बाद से देखा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी आते हैं मीडिया के सामने बजट पेश करने के बाद, ये बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। तो वो ठीक है, वो दिखता भी है, सड़क में रेल में दिखता भी है, वो सही बात है, लेकिन जो आम व्यापारी होता है, आम आदमी तत्काल राहत चाहता है और जो अभी तक नहीं मिली। और राहत में मैं बताता हूँ आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा अगर ऐसा कर देते हैं। 2.5 लाख की लिमिट है, वो बढ़नी चाहिए, बहुत दिन हो गया। 2014 में हमारी आपकी कमाई जो है जो 100 रुपये थी, आज हम लगता है कि 100 से कम ही हो गई होगी लोगों की अब तब से अब तक। लेकिन महंगाई, इनका आंकड़ा कहता है कि जो 100 रुपये की वस्तु 2014 में थी आज 150 रुपये 6 पैसे उसकी कीमत है। तो आप बताइए कि 2.5 लाख रुपए लिमिट ये कहीं से भी प्रैक्टिकल लगती है? नहीं लगती है। बिल्कुल सरफराज, तो ये इनकम टैक्स स्लैब में जो लोगों को उम्मीद है कि बदलाव है वो जरूर होगा और साथ ही जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, खासतौर से जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने खुदरा व्यापारियों की दिक्कतों को बढ़ाया है। जीएसटी और तमाम चीजें इनके ऊपर तो हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यापार जो करते हैं उनके ऊपर रस्साकशी किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन शेखर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं से लेकर युवा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा है, युवाओं को हर बार बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। जरा इनसे समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से इन्होंने टैक्स स्लैब का जिक्र किया, जीएसटी का जिक्र किया, बेरोजगारी को लेकर इनके पास क्या सरकार को कोई बड़ा तोहफा देगी इनको? बिल्कुल, हम बात करते हैं क्योंकि हमारे देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और जल्द ही वो साल भी आने वाला है जब हम दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क हो जाएंगे। कुछ और व्यापारी भी हैं। ये आपसे समझना चाहेंगे कि खास तौर से जो युवा वर्ग है वो किस तरीके से इस बजट से उम्मीद कर रहा है। अगर वो स्टार्टअप इंडिया में है या अपना व्यापार करता है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को लेकर के किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बजट से आप लोगों को? युवा वर्ग में तो अब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और चाहिए और थोड़ा की स्टेबिलिटी आनी चाहिए अब एक तरीके से, जिससे कि अब थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आगे बढ़ने के लिए लोगों को मौके मिले। तो क्योंकि अगर इस तरीके से नीतियाँ आनी चाहिए और जिससे कि हम लोग इसमें सोच सकें कि भाई आगे करने के लिए और हमारे लिए विस्तारण है। एक चीज़ है संजय जी, मैं अब थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि एक चीज़ ये है कि आप व्यापारी हैं, अभी एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो साथी युवा हैं वो नौकरी ही चाहते हैं। तो ये नौकरी और व्यापार के बीच में आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोखिम लिया जाए, वो मादा कहाँ से पैदा होगा? देखिए, हमारे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले इसको बहुत चैलेंजिंग है। हमारे वहाँ जो पढ़ाई की जाती है वो नौकरी के लिए ही पढ़ाई की जाती है। जब तक पढ़ाई की शुरुआत स्वरोजगार से जोड़ के नहीं की जाएगी तब तक ये चिंता बनी रहेगी। तमाम लोग व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है, और पूंजी होती भी अगर बैंकों के माध्यम से मिल सकती है तो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि देश की लगभग 80% आबादी ऐसी है जो हैंड टू माउथ
माउथ है, उसके पास कल खाने को नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम आपके पास 4-6 महीने का इंतजाम होना चाहिए। तो इसलिए एक तो हमारी जो शिक्षा है वो रोजगार परक शिक्षा यदि होगी तो निश्चित रूप से आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा, बच्चे हमारे मेंटली प्रिपेयर होंगे शुरू से ही। आज जो एजुकेशन है वो नौकरी के लिए एजुकेशन होती है। ठीक। हम एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि एक तो रिटेल जो ट्रेडिंग है, ज्यादातर व्यापार का मतलब वही समझा जाता है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारे यहाँ जो उत्पादन क्षमता है, चाहे वो फूड ग्रेन से ही संबंधित हो, इन सब चीजों को लेकर के चीजें क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? आज का जो बजट अभी कुछ समय बाद प्रस्तुत होना है, उस बजट से हम व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद है कि बजट हमारे पक्ष पर होगा और पिछले साल से इस साल में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। हमको इस बजट से उम्मीद है कि व्यापारियों में खुशी की लहर होगी और बजट वाकई में संतोषजनक होगा। आप बताइए कि जो युवा हैं उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? व्यापारी तो अपनी बात कह रहे हैं, उनको उम्मीदें हैं, कुछ परेशान भी हैं। ये इंडस्ट्रीज और जो बेरोजगारी की समस्या, ये दूर कैसे होगी? श्याम सुंदर अग्रवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। बेरोजगारी की समस्या का सबसे मूल कारण ये है कि हर आदमी जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, कि उसको जो पढ़ाई की है उस हिसाब से की है कि हम जो डिग्री ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। अब उस तरह की शिक्षा नहीं है, शिक्षा ना होने के कारण जो है वो आदमी जॉब में नहीं जा पा रहा है। व्यापार के लिए जो है उसको जो तैयारी नहीं किया गया उसके अंदर, तो वो युवा वर्ग व्यापार कहाँ कर पाएगा? ये एक बड़ी बात है सरफराज, हमें ध्यान रखना होगा। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, कौशल विकास मिशन शुरू किया गया और उस समय पे बहुत सारा प्रशासनिक अमला ऐसा था जो रिटायर्ड था उच्च पदों से, उसने एनजीओज बना करके और उनका काम शुरू किया। अभी उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर हैं आंध्र वामसी, उन्होंने 167 करोड़ रुपए की रिकवरी डाली है ऐसे संस्थानों पर जिन्होंने बच्चों को ट्रेंड ही नहीं किया। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े भी चलते आए हैं। ये जरूरी है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर या 7वीं 8वीं से उनको एक हाथ में हुनर हो जिससे वो चीजें आगे बढ़ सकें। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फॉर्मूला लॉन्च किया, उससे काफी चीजें आगे बढ़ी हैं। काफी जो परंपरागत रोजगार वाले लोग थे उनको मदद मिली है। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन जरूरी है कि उसको गति दी जाए और उसकी जो लूपहोल्स हैं उनको दूर किया जाए। बिल्कुल शेखर, आप बने रहिए। मेरे साथ नमित त्यागी और राजीव भी मुझे इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नमित, इस समय आप पीएचडी चैंबर में मौजूद हैं, बात कीजिए कौन आपके साथ हैं और इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल सरफराज जी, मेरे साथ संदीप अग्रवाल हैं जो कि पीएचडी चैम्बर के सीनियर मेंबर हैं और रेलवे और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भली भांति समझते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि रेलवे में तो कई बड़ी बड़ी सौगातें मिली है। वंदे भारत की बात करें, काफ़ी सारी रूट्स पर चलाई गई हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीद है, क्योंकि हर बार जो रेलवे विभाग है उसको काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और सरकार देती भी उस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, रेलवे सेक्टर के अंदर तो काफ़ी ग्रोथ हुई है। आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जितना काम हो रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर जितना काम हो रहा है, देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो इन्वेस्टमेंट्स हमने सोची थी आज वो एक्चुअली हो रही हैं और उनके लिए पैसा भी चाहिए, तो वो पैसा बजट्स में से ही जा रहा है। तो आई बिलीव कि बस वो रुकना नहीं चाहिए, किसी बहाने से या किसी रोक टोक से वो रुकना नहीं चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जल्दी से जल्दी शुरू हों। इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के एक्सपोर्ट को। नॉर्थ इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है एक्सपोर्ट्स के मामले में, कम से कम 3 से 4% हमारे को डिसेबिलिटी है कंपेयर टू से गुजरात की जो कोस्ट के ऊपर इंडस्ट्री है उससे। तो हम लोग को अगर बिजनेस करना है, नॉर्थ को ग्रो करना है, तो ये ज़रूरी हो गया है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर्स बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से चालू हो जाएं। और सिर्फ चालू रेल की पटरी चालू होने से काम नहीं होता, उसके ऊपर वो ट्रेन्स भी चलें जो कि 8 से 12 घंटे के अंदर दिल्ली से कांडला पोर्ट और बॉम्बे पोर्ट के ऊपर हमारे मटेरियल्स पहुंचा दें। अगर वो 12 घंटे में हमारे मटेरियल पहुंचा देंगे, फिर वो शिप्स भी हों जिससे कि वो हर रोज़ माल ले जाके दुनिया के अलग अलग देशों में ले जा सके। अभी अगर एक एक हफ्ते बाद एक शिप लगती है तो हमारे कस्टमर्स को महीनों लग जाते हैं। इसीलिए हमारे को रेल सेक्टर के अंदर सबसे पहले ज़रूरी है, आज की डेट में 7 दिन लगते हैं
करीबन एवरेज में दिल्ली से कांडला या बॉम्बे माल पहुंचाने में रियल सेक्टर में, इसको घटा के सरकार 12 घंटे कर सकती है। और हमने करना ही है, हमने सिंगापुर बनना है और हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि सरकार वो सब कुछ करेगी जो इसको 12 घंटे करने के लिए चाहिए। पीएचडी चैम्बर की तरफ से हर बार बजट से पहले सुझाव भी दिए जाते हैं, किस तरीके के सुझाव इस बार दिए गए और क्या युवाओं के लिए कुछ इस बार के बजट में मिल सकता है? देखिए, मैं या पीएचडी चैम्बर हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई छोटे मोटे डोल्स दे के लोगों को खुश कर दिया जाए। युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कंफर्टेबल, जल्दी आप पहुंच सको। अगर मेट्रो, एयर कंडीशन मेट्रो आपको हर जगह रीजनेबल प्राइस के ऊपर सारी जगह ले जा पाएगी तब बेटर रहेगा, या हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे को वो फ्री कर दिया जाए। तो वो मेरे को ये लगता है कि युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिले। हर शहर में इंडिया के मेट्रोस हों, चाहे बड़ी वाली मेट्रो ना हो, रैपिड मेट्रो हो, चाहे वो ट्रैम वाली मेट्रो हो, मगर ऐसी हों जो कंफर्टेबली एयर कंडीशन कंफर्ट के अंदर लोगों को जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पहुंचा सके। जो आज युवा गाजियाबाद या रिवाड़ी से दिल्ली आता है, आज उसको बहुत टाइम लगता है। इनसे पूछिए कि रोजगार में युवाओं को क्या मौका मिलेगा इस बार सरकार की तरफ से? रिवाड़ी और दिल्ली टू गाजियाबाद वगैरह। तो सवाल स्टूडियो से है, क्या इस बार रोजगार जो निकाले जाएंगे क्या उसमें युवाओं की भागीदारी होगी? युवाओं को मौका मिल सकता है? मौका तो युवाओं को ही मिलता है। जैसे ही ग्रोथ होगी, हम तो ये मान के चलते हैं ग्रोथ होगी, जब केक बड़ा होगा तो किरक सबको मिलेगी। और युवाओं को मैं ये मानता हूं कि वो किरक नहीं, बड़ा केक चाहिए। तो केक को हमारे को इतना बड़ा करना है कि हम जो भी ये फैसिलिटीज आएंगी इस बारी के बजट में, वो फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म व्यू में आए कि युवाओं को लॉन्ग टर्म फायदा हो। शॉर्ट टर्म 2 रुपए जेब में आ जाएं, उससे फायदा नहीं होगा। उनको उनकी इनकम बढ़े, ऐसे हम प्रपोजल्स चाहते हैं गवर्नमेंट से। कल जो आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया उसमें जो विकास दर की बात कही गई 6% से 6.8% तक विकास दर रह सकती है। लगता है कि देश के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं? आर्थिक स्थिति की खासतौर पर बात करें, बिल्कुल। आज दुनिया में 6.1% ग्रोथ, इंडिया इज द बिग कंट्रीज के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। तो आज इंडिया पोल पोजीशन पे है। यूरोप जूझ रहा है लड़ाइयों से, वॉर से जूझ रहा है। अमेरिका रिसेशन से जूझ रहा है। हमारे सारे नेबर्स, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सब तकलीफ में हैं। तो और हम ग्रो कर रहे हैं। तो मैं तो ये प्रे करता हूं कि जो हमारी नमित, आपको रोकना चाहूंगा। राजीव तिवारी इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ गए हैं। राजीव, सांसद महोदय से पूछिए कि इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनको जनता के बीच में भी जाना है चुनाव में। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद स्वामी सुमेधानंद जी मेरे साथ हैं। सर, आपको अभी 2024 में जनता के बीच जाना है, उसके पहले 2023 में राजस्थान में चुनाव है। ये जो बजट है, इस बजट को जो है हर आम नागरिक बड़ी बेसब्री से देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमारे लिए कुछ खास होगा इस बजट में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी कल माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण में भी आपने झलक देखी होगी। भारत ने जिस प्रकार से विश्व में एक छलांग लगाई है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही कि न केवल भारत के लोग बल्कि पूरा विश्व भारत के बजट की तरफ देख रहा है। और मेरा अनुमान है कि आज माननीय वित्त मंत्री महोदया जो बजट पेश करेंगी, वो बजट हर वर्ग के लिए लाभदायी होगा और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में हर तरह से वो बहुत ही एक सार्थक बजट होगा, ये मेरा अनुमान है।
राजीव, तो स्वामी जी का कहना है कि सार्थक बजट आएगा, इस तरह का उम्मीद। राजीव, राजस्थान में भी चुनाव होने विधानसभा के, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। सरकार ने जो बजट अब पेश करेंगे अब से 15 मिनट के बाद, बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल, अगर स्वामी जी बात किया जाए तो लोगों को जो है इस बजट से बहुत ही आशा है कि और अपेक्षा है कि कुछ खास होगा। और 2023 में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अभी से जुटी हुई है, फिर 2024 में लोकसभा है, आपको भी जाना होगा लोगों के बीच। तो क्या एक मैसेज जाएगा, क्या किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा कभी भी चुनाव को लेकर के बजट नहीं लाती है, और चुनाव को लेकर के बजट ला भी कैसे सकते हैं? कौन सा साल ऐसा गया जिसमें चुनाव नहीं आए हों? अभी हमने 2 प्रांतों के चुनाव किए हैं, अभी आगे 9 प्रांतों के चुनाव फिर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख कर कभी भी बजट नहीं लाती है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य होता है भारत की जनता और भारत, देश और देश की जनता, देश हित में और जनता के हित में ही बजट सर्वोपरि होता है। चुनाव तो कार्यों पर मिलता है। जब भारत की सरकार काम कर रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं जी विकास की दृष्टि से। कल राष्ट्रपति महोदया ने जिस प्रकार से कहा कि जहां हमने अपनी विरासत को महत्व दिया है, उसके साथ साथ में डेवलपमेंट और विकास पर भी बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हम तो विकास को लेकर के चलते हैं। ये चुनावी वातावरण जो है ना, इसके लिए मोदी जी कभी भी बजट पेश नहीं करते हैं, और केवल चुनाव में लोक लुभावने बजट ला करके हम अपनी देश की आर्थिक स्थिति को जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने दिवालिया किया, वो नहीं करना चाहते हैं। बजट अच्छा होगा, देश हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो क्या माना जाए कि जो लोगों की जो अपेक्षा है, तो अपेक्षा के अनुरूप आएगा बजट? लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरेगा बजट, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि उद्देश्य ही सरकार का समाज हित है। राजीव में ही होगा, सब कुछ होगा। राजीव, इनसे पूछिए महत्वपूर्ण है कि चाइना के बराबर हिंदुस्तान की जनसंख्या हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है, किस तरीके से सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस बजट को ध्यान में रखेंगे? सर, अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है देश की, वो चाइना के बराबर हो गई है। ऐसे में क्या कुछ खास होगा, किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा इस बजट में? जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तो अभी आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है वो फिर लागू कर दी। तो गरीब तबका, क्योंकि गरीब के लिए आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हालात हैं, 175 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी का ध्यान हमेशा गरीब के लिए रहता है और गरीब हित में काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे गरीब अन्न कल्याण योजना है, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए हैं, जल जीवन मिशन में पानी के कनेक्शन दे रहे हैं। ये गरीब आम आदमी तक ये पहुँच इन चीज़ों की है। तो गरीब हित में और आम आदमी के हित में, चाहे मध्यम वर्ग के हैं, चाहे व्यापार है, हमारा उद्योग है, उद्योग जगत को भी हम जब तक महत्व नहीं देंगे तो देश आर्थिक उन्नति नहीं कर पाता है। तो किसान, मजदूर, गरीब सबके हित में ही बजट होगा। ठीक है राजीव। प्रधानमंत्री भी जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि जो है, ठीक है राजीव, संसद जाने का उनका वक्त हो गया, चूंकि 10 मिनट का वक्त पहुंचा है, 10 मिनट में वो संसद पहुंचेंगे और बजट की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। गौरव भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गौरव, आम लोगों से बातचीत कीजिए कि इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल मेरे आसपास तो कोई आम लोग नहीं है कि मैं उनसे रिएक्शन लूं, लेकिन जिस तरीके से हमने तमाम जगहों पर जाकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट किया, चाहे खास करके अगर हम रेल सेक्टर की बात करें और जो लोग ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, आम लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनकी अपेक्षाएं ये थी सरफराज जी की जो इस बार का बजट हो वो उनके बजट का बजट हो, यानी कि लगातार जिस तरीके से महंगाई से वो परेशान थे उससे उनको थोड़ा निजात जरूर मिले। हालांकि अभी पीएचडी चैम्बर में जो मेरे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, खास करके रेल सेक्टर को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, उसमें इस बार बहुत उम्मीदें भारतीय रेलवे को भी रहने वाली हैं, क्योंकि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो नई ट्रेनें हैं, 400 वंदे भारत, उनको जो चलाने का लक्ष्य है भारतीय रेलवे का, भारतीय रेलवे फिलहाल उस पर फोकस कर रहा है और ऐसा ऐलान भी हो सकता है कि 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को अलग अलग रूटों पर चलाने की जो बात है वो हो। हालांकि एक बात और वहां से कही गई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, ईस्टर्न और वेस्टर्न की, तो निश्चित तौर पे देखिए भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के जो काम किया है, ट्रैक्स के निर्माण की अगर हम बात करें,
ट्रैक के विद्युतीकरण की हम बात करें, ये सबसे ज्यादा किया गया है। इसीलिए आज जो ट्रेनों की लेट लतीफी है वो जरूर कम हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि ट्रेनों में जो नई क्रांति की अगर हम बात करें, चेन्नई में जो आईसीएफ है वहां से जो वंदे भारत तैयार की जा रही है, हर महीने रेलवे का एक टारगेट है कि 2 से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हर राज्यों में किसी तरीके से उसकी शुरुआत की जाए। और देखिए जो अगली शुरुआत है वो जयपुर से, दिल्ली से जयपुर के लिए करने की कोशिशें हैं। तो फिलहाल एक बड़ा उम्मीद है भारतीय रेलवे को इस बार के बजट में वंदे भारत यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला को जो बढ़ाने का लक्ष्य है वो भारतीय रेलवे मानकर चल रहा है। मैं एक बार फिर से लखनऊ जाना चाहूंगा चूंकि वक्त कम है और अब से 10 मिनट के आसपास में बजट शुरू हो जाएगा। शेखर, लखनऊ में आप मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देश का सबसे बड़ा सूबा है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपको भी अब इन लोगों के बीच में रहकर बजट सुनना होगा। एक बार उनसे रिएक्शन ले लीजिए, फिर वाइंड अप करता हूं मैं। बिल्कुल, मैं जो हमारे साथ में लोग हैं हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बजट का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी और धड़कन दोनों बढ़ती जा रही है। और खासतौर से चूंकि मैं व्यापारियों के बीच में एक स्टार्टअप को लेकर के मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप को लेकर के जितना सरकार की तरफ से पंप किया गया उसके नतीजे उस तरीके से बाहर आए हैं या नहीं आए हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि जितना पंप किया गया था उस हिसाब से नहीं आए हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 7-8 सालों में जब से स्टार्टअप की स्कीम शुरू हुई है करीब 40% लोगों ने बाइंड अप कर दिया है। मतलब स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने बंद कर दिया है। और अभी बीच में करीब 22% लोगों ने अपने यहाँ से अपने लोगों को नौकरी से हटाया है। आपको कारण क्या नजर आता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की कर व्यवस्था है वो बहुत जटिल है और उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर डराया गया, खुल करके जीने नहीं दिया जाता। ठीक है, ये एक चीज है जिसको लेकर के लोगों का कहना है कि जो टैक्स की प्रणाली है उसको कुछ और बेहतर किया जाए। हालांकि 2 तरीके के टैक्स सिस्टम इस समय चल रहे हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला, लेकिन फिर भी पुराने वाले पर लोगों का भरोसा ज्यादा है और नए वालों पर नए जो टैक्स स्लैब निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किए थे 6-7% के आसपास ही टोटल टैक्स पेयर्स में से उसमें गए हैं। यानी ज्यादातर लोग अभी भी पुराने फॉर्मूले को, चूंकि उसमें 80C का प्रावधान है, इसलिए वो लोगों की दिलचस्पी का ज्यादा केंद्र बनता है कि उनको लगता है कि ये 1.5 लाख रुपया मेरी जेब में सीधे सीधे बच गया। आपको लग रहा है कि कोई रिफॉर्म, कोई ऐसी चीज जिसको सरकार जरूर करे? जी हाँ, बहुत जल्दी से। हाँ, जो करना चाहिए इनको। और पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो इनका जो स्लैब है, स्लैब उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। स्लैब को बढ़ाना चाहिए। स्लैब को बढ़ाना चाहिए। स्लैब को बढ़ाना चाहिए। तो ये है सरफराज, स्लैब बढ़े, इनकम टैक्स को लेकर के खासी लोगों की दिलचस्पी है कि वो बढ़ता है या नहीं पर्सनल लेवल पे, और व्यापारी हैं इसलिए जीएसटी को लेकर के भी उसके सरलीकरण को लेकर के लोगों की बात है। बिल्कुल, तमाम सहयोगी जिस तरीके से लखनऊ से शेखर भी बता रहे हैं और बिजनेसमैनों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, खासतौर से जीएसटी का बहुत जिक्र हो रहा है। शेखर, जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है और जैसे नमित भी बता रहे थे, क्योंकि वो पीएचडी चैम्बर में इसमें हमें मौजूद है, बहुत ज्यादा लोगों को उस परेशानी को समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। ये बताइए जी, बिल्कुल, जीएसटी से किस तरीके की दिक्कत हो रही है? व्यापारियों को जीएसटी से किस तरह से दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि एंड यूज़र को नहीं मिलता है उसका लाभ और इंटरमीडिएट को लाभ मिल जाता है। तो इंटरमीडिएट को जब लाभ मिल जाता है तो वो तो एडवांटेज ले लेता है, उसके बाद में एक्सेस हो जाता है, लेकिन जो एंड यूज़र है उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ये फैलती है। ये बीच में सीए भी गड़बड़ कर रहे हैं क्या? सीए देखिए, जीएसटी जब से लागू हुआ है 1000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। ना जीएसटी काउंसिल को ठीक से मालूम होता है, ना अधिकारियों को मालूम होता है, ना सीए को मालूम होता है, ना अकाउंटेंट को मालूम होता है। ऐसी स्थिति में देखिए, जीएसटी विश्व की सबसे अच्छी प्रणाली थी, लेकिन भारत में संघीय ढांचे की वजह से कई स्टेप का जीएसटी लग गई। एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, कई जीएसटी लगने की वजह से जीएसटी उलझ के रह गई और व्यापारियों के पास केवल जीएसटी के लिखा पढ़ी का ही काम रह गया। सबसे पहले तो आज हम लोग इस बजट में चाहते हैं कि कुछ लोगों को मंथली जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना होता है, कुछ लोगों को थर्ड मंथली करना होता है, तो सभी को थर्ड मंथली जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना हो। साथ ही साथ पोर्टल एक ऐसा बन जाए जिसमें सेल और परचेस दोनों सरकार के पास हो, ना उसमें छापे की जरूरत पड़ेगी और ना ही मैच करने की जरूरत पड़ेगी। आज क्या होता है कि शेखर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, आपको मेरे साथ लखनऊ से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, जीएसटी को लेकर एक बहुत कंफ्यूजन है, छोटे से जवाब में एक बार बता दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। नहीं, देखिए, अभी क्योंकि अभी 3-4 साल हुए हैं जीएसटी को, तो अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तो है। कहीं भी बहुत बड़ा चेंज था
तो लोग उतना अभी धीरे टाइम लगेगा और गवर्नमेंट भी जो है उस पर चेंजेस करती जा रही है, तो शायद और भी सिंप्लीफाई चीज़ें होंगी और आगे आने वाले समय में जो है जो व्यापारियों की जो डिमांड है कि इस पर कम की कंप्लायंसेस जो कम किए जाएं। देखिए आप क्वार्टरली टैक्सेस की जो बात होती है वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मंथली जो है गवर्नमेंट को चाहिए होता है रेवेन्यू, इसलिए उस पर लेकिन और भी जो ग्लिचेज हैं चाहे और भी इश्यूज हैं गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप मेरे साथ जुड़े। तमाम खास मेहमान महेश जी आपका, रत्न जी आपका और तमाम अश्वनी राणा जी, आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही मिनट बाद, लगभग 3 से 4 मिनट के बाद संसद में निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और खासतौर से इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। न्यूज़ इंडिया पल पल आपको ताजा अपडेट देता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।